नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भारत अमेरिका संबंधों को करने के लिए जा रहे हैं ताकि यूपीएससी प्री एग्जाम और इंडिया में जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं वहां पर बेहतर तरीके से आप इस टॉपिक को कर सको। इसके लिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो किन किन टॉपिक्स को कवर करेगा वो यहां सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक सामान्य परिचय हम लेंगे अमेरिका का, यूएसए का। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पे कि भारत अमेरिका संबंध जो आज तक रहे हैं उसको हम 4 भागों में डिवाइड करके पूरा उसका अध्ययन करेंगे, ताकि एक हिस्ट्री समझ में आने पर आप रिलेशंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकोगे। उसके बाद तीसरा पार्ट जो हमारा होगा वो हम ये देखेंगे कि अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर क्यों कहा जाता है। वाई अमेरिका इज नोन एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर क्यों कहा जाता है। एक हम करेंगे कि अमेरिका की नजर लगातार एशिया महाद्वीप पर क्यों है। अमेरिका की नजर लगातार एशिया महाद्वीप पर क्यों है। एक हमारा टॉपिक होगा कि भारत के लिए अमेरिका का महत्व क्या है, और उसमें हम देखेंगे आर्थिक महत्व क्या है, निवेश के दृष्टिकोण से क्या है, चीन के दृष्टिकोण से क्या है, हथियारों के दृष्टिकोण से क्या है, आतंकवाद के दृष्टिकोण से क्या है, हिंद महासागर की दृष्टि से क्या है, स्मार्ट सिटीज के दृष्टिकोण से क्या है, ऊर्जा के दृष्टिकोण से क्या है, और संगठन के स्तर पर क्या है भारत के लिए अमेरिका का महत्व। एक पार्ट हम करेंगे इसी में अमेरिका के लिए भारत का महत्व क्या है, कि अमेरिका भारत के साथ बेहतर संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है। क्या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्या चीन को प्रति संतुलित करने के दृष्टिकोण से, क्या एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, क्या हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, क्या ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के एक चतुष्कोणीय गठबंधन के लिए। तो इन पॉइंट्स को भी हम यहां पे कवर करेंगे। एक हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर भारत और अमेरिका के मध्य तनाव है, कौन से इश्यू जैसे हैं। वो है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या है इसको भी हम देखेंगे। एनपीटी और सीटीबीटी को लेकर किस प्रकार लंबे समय तक भारत और यूएस के बीच में तनाव रहा, और किस प्रकार से 1-2-3 एग्रीमेंट के बाद में वो 1-2-3 एग्रीमेंट एक मील का पत्थर साबित भारत अमेरिकी संबंधों में हुआ है। डब्ल्यूटीओ की दोहा दौर की वार्ता क्या है उसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ रूस, भारत और चीन का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसने वर्तमान में ब्रिक्स का रूप लिया है, वो किस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ है। साथ ही साथ वे ऐसे कौन से बिंदु है जैसे भारत ईरान के संबंध और भारत रसिया के संबंध भी किस प्रकार अमेरिका और भारत के मध्य तनाव को उत्पन्न करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम एक टॉपिक ये भी लेंगे कि भारत यूएस के बीच में तनाव के बिंदु कौन से हैं। उसके बाद में जैसे लेटेस्ट आपने देखा अमेरिका में हाउडी मोदी जो समिट हुई, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, पब्लिकली मीटिंग हुई, और किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा कद हमें देखने को मिला, और किस प्रकार भारत विश्व शक्ति के बराबर नजर आया, उसको भी हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद की मोटेरा स्टेडियम के अंदर जो भारतीय प्रधानमंत्री ने अतिथि देवो भव, जो भारतीय संस्कृति है, उसके तहत किस प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्वागत किया, और वो किस प्रकार से ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत भारत अमेरिका संबंधों में एक नई मिसाल स्थापित कर सकता है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स जो आपके लेटेस्ट प्री एग्जाम में आ सकते हैं, या इस साल जो अन्य मेंस की टॉपिक है वहां भी आ सकते हैं, जैसे कोविड-19 का यूएस में प्रभाव क्या है। जो कोरोना संकट पैदा हुआ, उस कोरोना संकट के सामने अमेरिका ने घुटने क्यों टेक दी, और क्या उसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त
नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम देखेंगे। हम एक पॉइंट ये भी देखेंगे कि यूएसए और तालिबान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो समझौता क्या है और इससे अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, इस पर भी हम पूरा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ये यूएसए तालिबान वाला मैं कंप्लीट इससे अलग मुद्दा लूंगा जब मैं अफगानिस्तान को पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे आपको अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री और वहां की जनजातियों के बारे में बताना पड़ेगा और तालिबान का उद्भव कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा। एक हम पढ़ेंगे काटसा क्या है, CAATSA, काटसा, जिसके तहत वे देश जिनके संबंध यूएसए के साथ अच्छे नहीं है, जिनके संबंध यूएसए के साथ अच्छे नहीं है, उनके साथ यदि यूएसए का कोई दोस्त संबंध स्थापित करता है तो अमेरिका किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है, उसे हम कहते हैं काटसा। इसको हम पढ़ेंगे पूरा, जैसे ईरान और रशिया के संदर्भ में। एक लिमोवा क्या है, LEMOA, इसको भी हम देखेंगे। GSP क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, जो चर्चा में चल रहा है। GSP क्या है, एक हम पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, DTTI क्या है। एक हम विस्तृत रूप में लेंगे 123 एग्रीमेंट क्या है, जो भारत और अमेरिका के मध्य SNA परमाणु समझौता हुआ, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, उसे ही 123 एग्रीमेंट कहते हैं। इसे 123 क्यों कहते हैं, भारत के लिए इसके क्या लाभ थे, यह समझौता कब हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से सहायक है, और 123 एग्रीमेंट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कद को किस प्रकार से बढ़ाया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे GSOMIA क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। ये लेटेस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक हमारा टॉपिक होगा संचार समरूपता एवं सुरक्षा समझौता क्या है, इसको भी हम देखेंगे। और एक होगा BECA क्या है, इसको भी देखेंगे। एक क्वाड क्या है, QUAD क्वाड क्या है। तो ये पॉइंट्स हम पूरे के पूरे देखेंगे और उसके साथ साथ यूएसए का परिचय। और एक ध्यान रखना, भारत और यूएसए के मध्य सितंबर 2018 में 2+2 वार्ता के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जब किन्हीं दो देशों के मध्य बेहतर सामरिक रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए दोनों देशों के दो मंत्री स्तरीय वार्ताएं एक साथ आयोजित की जाए तो इस प्रकार की वार्ताओं को 2+2 वार्ता कहते हैं। भारत ने इस प्रकार का 2+2 डायलॉग इससे पहले जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। सितंबर 2018 में 2+2 डायलॉग भारत और यूएसए के मध्य शुरू हुआ है, जिसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रालय आपस में संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज ये पूरा जो है ये हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा, जिसमें हम इन तमाम चीजों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद जो है, सबसे पहले हम इनमें से एक एक चीज को लें और सबसे पहले हम ये देखें कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट देश है जिसको हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये बेसिकली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर ये ग्रीनलैंड है और सबसे ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यहां पर जो देश है उसका नाम कनाडा है। और कनाडा की तटीय रेखा, कोस्टल लाइन, दुनिया में सबसे अधिक लंबी है। उसके बाद यहां पर ये जो देश है इसी को हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी को हम कहते हैं यूएसए। और इसके नीचे यहां पर जो देश है उसको हम कहते हैं मैक्सिको, उसको हम कहते हैं मैक्सिको। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। लोकेशन जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो देश है सबसे बड़ा वो है कनाडा और उसके बाद सेकंड नंबर का जो देश है वो यूएसए है।
वैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूएसए है। तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अमेरिका जो है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और जिसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, जो वर्तमान में दुनिया में कोविड-19 का सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा कोरोना सेंटर वुहान के बाद जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं, तो वो आपका न्यूयॉर्क सिटी बनने जा रहा है। तो उस पॉइंट से भी देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो अमेरिका जो दुनिया की एक सुपर पावर है, कब से इसको मैं बताऊंगा, लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके दो क्षेत्र ऐसे हैं जो इसकी मुख्य जमीन से दूर हैं, और जो दो क्षेत्र इसकी मुख्य जमीन से दूर है उसमें से एक नाम आएगा अलास्का का और एक नाम आएगा यहां पर हवाई द्वीप समूह का, हवाई आइलैंड का, हवाई द्वीप समूह का। हमें यह भी देखना चाहिए कि जैसे अभी हाउडी मोदी जो हुआ था, वो समिट कहां हुई, कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, जहां भारतीय प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया था। मैप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेक्सास कहां पर है, कैलिफोर्निया कहां पर है, सिएटल कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, न्यूयॉर्क कहां पर है, ये लोकेशन हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये इस साल काफी चर्चा में है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो जरूर नहीं कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा में है वहां पर राजनीतिक क्वेश्चन बना रहे, वहां से भौगोलिक प्रश्न भी बन सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। इसके नीचे हम देखेंगे तो यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मध्य अमेरिकी देश, मतलब मैक्सिको के नीचे के देश जो है वो है मध्य अमेरिकी देश। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। अगर यहां पे देखें तो आप ये लाइन ध्यान रखना, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी। यहां पर ये देश है, मतलब यहां जो देश है उसका क्रम आपको इस प्रकार से याद कर सकते हो। ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो दक्षिणी देश है उसका नाम पनामा है, और यही पनामा से पनामा नहर बनाई थी यूएसए ने, अमेरिका ने। तो ये देश जो है वो है बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये देश यूपीएससी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित अमेरिकी देशों का या निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, तो उसका क्रम इस प्रकार से ध्यान रखना, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो सबसे पहले हमने इस यूएस की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखने का प्रयास किया। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी इस साइड, मतलब इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो मिलती है प्रशांत महासागर से, और इस साइड से इसकी बाउंड्री मिलती है अटलांटिक ओशन से। ये हम देखने का प्रयास करेंगे ताकि जब नाटो पढ़ेंगे, नाफ्टा पढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहां पर है, जिसको हम यूएसए के बाद पढ़ेंगे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको से मिलकर बना हुआ है, उसको भी देखेंगे। तो एक मैंने बेसिक चीज आपको बताने का प्रयास किया, उसके बाद हम आगे चलें और आगे चलें उससे पहले जैसे यूएसए का परिचय मैंने कराया, अब हम इस पार्ट को जो 4 भाग है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप देखिए कि अमेरिका, यूएसए जो है ये दुनिया की एक उभरती महाशक्ति कब बना, दुनिया की उभरती महाशक्ति, एमर्जिंग ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड कब बना,
तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे हम पढ़ते हैं 1914 से 1918, 1914 टू 1918, और इस दौरान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय दुनिया की दो महाशक्तियां थी, और दो महाशक्तियां थी ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस जो थी वो दुनिया की दो महाशक्तियां थी। आपसे पूछिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति कौन थी? महाशक्ति बनी नहीं है, ध्यान रखना, उभरती हुई महाशक्ति थी यूएसए। तो उस समय सुपर पावर कौन थी? तो उस समय सुपर पावर दो देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूरोप में जो नुकसान होगा युद्ध के कारण, उसकी भरपाई करने में, उसका कंस्ट्रक्शन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए अमेरिका वहां से पनपेगा। फिर हम पढ़ते हैं कि 1939 से लेकर 1945, इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी अमेरिका एक एमर्जिंग पावर था। उस टाइम भी सुपर पावर नहीं है अमेरिका, लेकिन उस समय दो एमर्जिंग पावर बन गई है। अगर मैं कहूं दो उभरती हुई महाशक्तियां कौन थी, तो दो उभरती हुई महाशक्तियां थी उस समय, उनका नाम है ब्रिटेन और फ्रांस। अगर ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा तो हम एक पढ़ेंगे नेक्स्ट, नेम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। वापस में रिपीट कर रहा हूं, जैसे आज चीन सुपर पावर नहीं है, चीन एमर्जिंग सुपर पावर है, उभरती हुई महाशक्ति है। और उभरती हुई महाशक्ति से महाशक्ति बनने में कई दशक बीत जाते हैं, 3-3, 4-4 दशक लग जाते हैं। जैसे ऐसा माना जा रहा है कि चीन एक महाशक्ति के रूप में बनेगा लगभग 2040 के बाद। तो आप देखिए अगर अमेरिका सुपर पावर है तो कैसे है। अब मैंने कहा, अब दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति था यूएसए, उस समय सुपर पावर थे ब्रिटेन और फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी दुनिया की सुपर पावर थी ब्रिटेन और फ्रांस। तो मुद्दा यह होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन महाशक्ति नहीं रहे, सुपर पावर नहीं रहे? तो उत्तर होगा ब्रिटेन और फ्रांस। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों देश सुपर पावर नहीं रहे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो नई शक्तियां आई, जिसे हम कहते हैं यूएसए और यूएसएसआर। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियां आई, और महाशक्तियों को कहते हैं सुपर पावर्स। सुपर पावर्स। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब क्या होगा? आफ्टर 1945, 1945 के बाद दुनिया में दो महाशक्ति आई, और ये दो महाशक्तियां जो थी, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। अमेरिका दुनिया में पूंजीवादी, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा देश था। एक हम पढ़ेंगे साम्यवाद अलग से, और साम्यवाद का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा देश था यूएसएसआर। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 1945 के बाद दो महाशक्तियां थी, टू सुपर पावर्स थी, और उनका नाम था यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थी, दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत थी। इसलिए कहते हैं कि 1945 से लेकर 1990 के बीच में दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, टू पोल्स में डिवाइड हो गई। और इसी कारण 1945 से 1990 के समय को कहा जाता है टू पोलर वर्ल्ड। इसी को इतिहास में कहा जाता है द्विध्रुवीय विश्व, जिसको हम कहते हैं टू पोलर वर्ल्ड। क्या है? और टू पोलर मतलब क्या हुआ? एक पोल है अमेरिका और दूसरा पोल है
यूएसएसआर। मतलब 1945 डेट क्यों ली? क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सर 1990 आपने क्यों लिया? 1990 इसलिए लिया क्योंकि 1990 के दशक के अंदर ही 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और उससे 15 नए देश बने जिसमें सबसे बड़ा देश था रसिया। मतलब 1990 के बाद अगर हम देखें, 1990 के बाद आफ्टर 1990 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, दुनिया की सुपर पावर केवल एक देश था, सुपर पावर एक देश था, और वो था यूएसए, अमेरिका। तो जिस अमेरिका को आप देख रहे हो वो एक सुपर पावर बन चुका है 1945 के बाद ही, 1945 के बाद ही। लेकिन 1945 से 1990 तक दो महाशक्तियां थी, और उन दो महाशक्तियों के बीच में जो द्वंद्व चला 1945 से 1990 के तक, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। उसको हम अलग से पढ़ेंगे। 1990 के बाद दुनिया में केवल एक सुपर पावर रह गई, उसी को हम कहते हैं यूएसए, अमेरिका। और आज की इस व्यवस्था को हम कहते हैं वन पोलर वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में एक ही पोल है, आज की तारीख में एक ही सुपर पावर है, इसलिए कहते हैं वन पोलर वर्ल्ड। तो आप लोग ध्यान रखना, 1945 से 1990 के वक्त को कहते हैं टू पोलर वर्ल्ड। उस समय दो महाशक्तियां थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन हो गया, तो दुनिया में केवल एक महाशक्ति बची जिसको हम कहते हैं यूएसए, जो आज की एकमात्र सुपर पावर है। और इस सुपर पावर को अगर भविष्य में कोई टक्कर दे सकता है तो वो दे सकता है चाइना, चीन दे सकता है। और कोविड-19 जो वायरस जो आया है, उसने जिस प्रकार से अमेरिका को एक्सपोज किया है कि अमेरिका घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के सामने, जबकि टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है। क्या अमेरिका का एक विश्व शक्ति के रूप में यह डिक्लाइन हो रहा है? यह भी एक एनालिसिस करने वाला बिंदु है। या फिर अमेरिकन लीडरशिप ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसका पूरा पालन नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको देखते हैं। अब देखो आप, दुनिया की सुपर पावर यूएसए, और दुनिया की सुपर पावर यूएसए को क्यों कहते हैं, तो ये पॉइंट्स आप यहां से ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें, और एक चीज आपके दिमाग में आएगी और आनी भी चाहिए कि सर अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर यूएसए दुनिया की महाशक्ति है, और महाशक्ति मतलब सुपर पावर है, सुपर पावर है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है अगर सर, तो किन आधारों पर है। वो आधार देखना जरूरी है कि वो कौन से आधार है कि अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति माना जाता है। और उसको देखने के लिए आप लोग ध्यान रखना, अमेरिका की सुपर पावर होने का पहला आधार जो है, कि किस आधार पर वर्ल्ड पावर है, उसका पहला जो बेस होगा वो होगा आर्थिक आधार, जिसको हम कहेंगे इकोनॉमिक बेस। और आर्थिक आधार कैसे होगा, तो उसमें पहला पॉइंट होगा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर एक। नंबर दो, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था। एक आपको पता होगा कि जो यूएस डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है,
वो दुनिया की एक्सचेंज करेंसी है, जिसको हम कहते हैं विनिमय मुद्रा है। दुनिया का पूरा ट्रेड जो है, वो चाहे बायलैटरल ट्रेड हो, चाहे मल्टी पार्टी ट्रेड हो, उसका आधार जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन डॉलर है। मतलब दुनिया में चाहे भारत और चीन के बीच में व्यापार हो रहा है, वो व्यापार भी अमेरिकन डॉलर में हो रहा है। तो ये भी एक कारण है। और चौथा पॉइंट होगा दुनिया के उभरते बाजारों तक, दुनिया के उभरते बाजारों तक आसान पहुंच होना, ये पॉइंट्स होंगे। ये अमेरिका को आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर बनाते हैं। और अमेरिका का आर्थिक बिंदु ही वो पहला बिंदु है जो उसे सुपर पावर बनाता है। और सुपर पावर में नंबर 1, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पिछले 50 वर्षों से वो कंटिन्यूअस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। तीसरा, दुनिया का जितना व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड जो है, उस वर्ल्ड ट्रेड की एक्सचेंज करेंसी जो है, विनिमय मुद्रा जो है, वो डॉलर है। और आज भी, चौथा पॉइंट होगा, आज भी दुनिया के जितने भी उभरते हुए बाजार हैं, भारत, चीन, आसियान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं तक सबसे इजी अप्रोच अगर किसी देश की है तो वो अमेरिका है। और ये बिंदु जो है अमेरिका को सुपर पावर बनने का पहला आधार देता है। फर्स्ट पिलर है उसका ये। फिर दूसरा जो बिंदु होगा, पहला ये और दूसरा, उसे सुपर पावर क्यों कहा जाता है? उसे सुपर पावर इसलिए कहा जाता है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित है। ऊर्जा सुरक्षा, उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो उसको सपोर्ट करती है सुपर पावर बनने में। अब ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या है? ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है नंबर 1, उसके पास ऊर्जा के पर्याप्त भंडार हैं। ऊर्जा की उसके पास पर्याप्त भंडार है। वो पर्याप्त भंडार किसके? वो चाहे तेल हो, वो चाहे गैस हो, इन सब के अंदर उसके पास पर्याप्त भंडार है। न क्या खुद के पास, यूएस के पास खुद के पास भंडार है। और आप लोग ध्यान रखना, उसने अभी तक अपने संसाधनों का तो प्रयोग ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने विश्व की ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण कर रखा है, कंट्रोल। जैसे आप देखोगे, मैं एक टॉपिक लूंगा, वेनेजुएला पर उसका लंबे समय तक नियंत्रण रहा है, जो दुनिया की 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। आज भी आप देखोगे दुनिया में सऊदी अरब के पास बहुत बड़े भंडार है, और सऊदी अरब में ऑयल का प्रोडक्शन करने वाला काम अधिकांश यूएस के हाथ में है। कुवैत उसके नियंत्रण में है। इराक पर उसने हमला करके अपने नियंत्रण में कर लिया है। कतर, बहरीन, ओमान, और जिस देश के साथ उसके ऊर्जा भंडारों पर उसका नियंत्रण नहीं है, वो उसी गति के साथ उसके साथ अपना द्वंद्व चलाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे यूएस ईरान वार को, कहीं ना कहीं उसका संबंध ऊर्जा के साथ में है। तो पहला पॉइंट जो होगा ऊर्जा सुरक्षा, पहला पॉइंट आर्थिक, दूसरा होगा एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा में होगा ऊर्जा के पर्याप्त भंडारों का होना और विश्व के ऊर्जा भंडारों पर उसका नियंत्रण होना। तीसरा पॉइंट यहां पर होगा, थर्ड पॉइंट, आपने ध्यान रखना, परमाणु तकनीकी के अंदर, परमाणु तकनीकी में अमेरिका का तोड़ नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके पास रिएक्टर्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पास परमाणु ईंधन के भंडार हैं। परमाणु ईंधन कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को, जो रिएक्टर्स में काम आते हैं। इसलिए आज अमेरिका जो भारत के रिएक्टर्स में सप्लाई कर रहा है, उसमें भारत को जितना फायदा है उससे ज्यादा फायदा अमेरिका को है, क्योंकि
जो परमाणु ऊर्जा का बाजार है वो भी हजारों करोड़ का है, जिसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। और चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है, क्योंकि ये जो ऊर्जा भंडार है, तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अमेरिका को पता है कि लंबे समय तक इनका दोहन नहीं किया जा सकता और वैश्विक स्तर पर दबाव है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाए, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और आप लोग ध्यान रखना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसमें भी यूएस से बहुत आगे है। इसलिए अगर भविष्य में एनर्जी के इन अल्टरनेटिव्स की आवश्यकता पड़ती है, तब भी उस टेक्नोलॉजी के अंदर भी वो आगे है। ध्यान रखना, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज में भी आगे है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी आगे है। और तीसरा, थर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो माने जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भी बहुत आगे है। इवन ऐसा माना जा रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त की जा सकती है, और फ्रांस के कडार्चे नामक शहर में अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हाइड्रोजन से एनर्जी बन गई तो अमेरिका और यूरोपियन देश मिलकर एक नया अल्टरनेट पैदा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले आना। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट होगा आपका सामरिक। सामरिक कहते हैं स्ट्रेटेजिकल को, सामरिक कहते हैं स्ट्रेटेजिकल को, रणनीतिक को। आप देखोगे नंबर 1 सामरिक में आप दुनिया के आधुनिकतम हथियार जो है, दुनिया की आधुनिकतम हथियार जो है वो अमेरिका के पास में है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जितने वेपन्स हैं वो यूएस के पास उपलब्ध है। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के जितने भी सामरिक स्थल हैं, सामरिक स्थल कहते हैं जो युद्ध के समय एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। जैसे कई बार, पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, दिएगो ग्रासिया किस देश का स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है और ये कहां पर है? तो ये हिंद महासागर में अमेरिका का अड्डा है। दिएगो ग्रासिया हिंद महासागर, इजराइल भूमध्य सागर, जापान पैसिफिक ओशन, ऐसे हर जगह पर उसके स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स बने हुए हैं। अगर उसे अफगानिस्तान पे हमला करना हो तो वो हिंद महासागर में दिएगो ग्रासिया से कर सकता है। अगर उसे नॉर्थ कोरिया पे हमला करना हो तो पैसिफिक ओशन में जापान के माध्यम से कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा सामरिक। और एक ध्यान रखना, चौथा, हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है ये, हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। उसके बाद में और पॉइंट्स है जो यूएसए को दुनिया की एक सुपर पावर बनाते हैं। तो उसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना, सबसे ताकतवर देश वो होता है जो हर समय अपने दुश्मन का ध्यान रखे, अपने दुश्मन का ध्यान रखे कि जो उसको टक्कर दे सकता है या जो उसको नष्ट कर सकता है। अगर उसका ध्यान वो लगातार रखेगा तो उसको विश्व महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको पता होगा वर्तमान में अमेरिका को वर्ष 2001 के बाद अगर सबसे ज्यादा चैलेंज कहीं से मिला है तो मिला है आतंकवाद से, आतंकवाद से। आप लोग ध्यान रखना, आपके दिमाग में आ रहा होगा चीन, लेकिन ध्यान रखना चीन आज की तारीख में अमेरिका का दुश्मन नहीं है, वो उसका प्रतिद्वंदी है। और अमेरिका ने अपने प्रतिद्वंदी को मतलब चीन को खत्म करने का प्रयास किया। अगर ऐसा पागलपन उसने दिखाया जिसकी आशंका है तो चीन खत्म नहीं होगा, उससे पहले यूएस खत्म होगा। क्योंकि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बड़े स्तर पर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो चीन में कर रखा है।
चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएसए। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसलिए अगर अमेरिका चीन में किसी प्रकार का ट्रेड वार हुआ, जो भी चल रहा है, उससे यूएस को आर्थिक नुकसान हो सकता है, और आर्थिक नुकसान होते ही उसका कौन सा पद छीन सकता है, वो होगा सुपर पावर। तो फिर उसे अपने प्रतिद्वंदी का ध्यान रखना होगा, और उसका प्रतिद्वंदी जो है वो बेसिकली है चीन। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में एक पॉइंट आएगा लास्ट, और वो है अमेरिका सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया की जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर, कौन सी? जैसे स्पेस में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले यूएस के पास में है। आज जिस चंद्रमा पे हम जाने की सोच रहे हो, आज से 50 साल पहले अमेरिका जाके आ चुका। तो स्पेस में बहुत आगे है, वो बायोटेक में बहुत आगे है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में बहुत आगे है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो जीपीएस सिस्टम है उसके पास में है। तो अब एक शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, वर्ष 1945 के बाद से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है, और उसके सुपर पावर बने रहने के आधार निम्नलिखित हैं: आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिकल, दुश्मन, प्रतिद्वंदी और तकनीक। इन आधारों पर एक दो पॉइंट आपको दिखाई दे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो ये पॉइंट आपके होंगे कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति किस आधार पर है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछे, और वो है कि अमेरिका की नजर लगातार एशिया महाद्वीप पर क्यों है? आप देखना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो मैक्सिमम बयान आते हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट को लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा कि अमेरिका की नजर लगातार एशिया महाद्वीप पर क्यों है? इसका उत्तर लिखने के लिए आपकी जो भूमिका होगी उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। क्या? एक भूमिका में बोल रहा हूं आपके सामने, अमेरिका 20वीं शताब्दी के मध्य से ही दुनिया की एक महाशक्ति है, और वह 21वीं शताब्दी में भी अपनी इस महाशक्ति के रुतबे को बरकरार रखना चाहता है। अतः वह अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जितने भी बिंदु उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वे तमाम मुख्यतः एशिया महाद्वीप में उपलब्ध है। इसलिए अमेरिका की नजर एशिया महाद्वीप पर है। अब आप ध्यान रखना, आप उन 6 पॉइंट को आधार बनाकर ही उत्तर लिख दोगे। वो 6 पॉइंट जो है वो है आर्थिक आधार पर। अब आर्थिक आधार पे आप देखोगे एशिया महाद्वीप को देखना। आर्थिक आधार पे जब एशिया को देखोगे तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और चीन, दुनिया की 2 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जिनके बाजारों में विकास की अनेक संभावनाएं हैं, वो एशिया महाद्वीप में उपलब्ध हैं। इसलिए अमेरिका की नजर एशिया पर है। इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप में ही आसियान जैसी उभरता हुआ संगठन भी है, जो जहां पर आर्थिक निवेश की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडार एशिया महाद्वीप में है। जैसे पश्चिमी एशिया, जिसमें सऊदी अरब, कतर, इराक, ईरान, ओमान, बहरीन, यमन आदि देशों में खनिज तेल के भंडार हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लंबे समय तक सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही साथ
प्राकृतिक गैस एवं यूरेनियम के भंडार मध्य एशिया में हैं, जिन्हें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। अमेरिका इनके साथ भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। पहला पॉइंट होगा आर्थिक, दूसरा होगा ऊर्जा सुरक्षा। तीसरा अमेरिका को वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2001 के बाद आतंकवाद से मिल रही है, और आतंकवाद का केंद्र कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में इसका केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है। अतः वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करके आतंकवाद को अपनी चार दीवारी में घुसने से रोकता है, इसलिए भी उसकी नजर एशिया महाद्वीप पर है। चौथा, दुनिया में सबसे बड़े हथियारों का विक्रेता अमेरिका है, और दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा बाजार एशिया महाद्वीप में है। वो चाहे यदि भारत पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, तब ये दोनों देश हथियारों की खरीद अधिकतम अमेरिका से करते हैं। हालांकि भारत के पास विकल्प है रूस का, फ्रांस का, इजराइल का, लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक इनको हथियार देने वाला देश यूएस रहा है। साथ ही साथ वर्तमान में ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो तनाव चला, उसमें सऊदी अरब ने व्यापक स्तर पर हथियार यूएस से लिया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का तनाव, जापान और चीन का तनाव, दक्षिण चीन सागर में चल रहा तनाव, ये सभी बिंदु जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को आकर्षित करते हैं एशिया महाद्वीप में हथियारों के बाजार के रूप में। उसके बाद तकनीकी हम की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उस तकनीकी की सबसे अधिक आवश्यकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो बेसिकली एशिया में है, इसलिए वो चाहे बायोटेक हो, नैनोटेक हो, स्पेस हो, उसकी तकनीकी का उपयोग कर जो अधिकतम रेवेन्यू कमाया जा सकता है वो एशिया से। आप देखिए फेसबुक, गूगल, इन सब के अधिकतम जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट करता है, इसलिए अमेरिका की नजर लगातार एशिया महाद्वीप पर है। तो आपसे दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए कि अमेरिका जो दुनिया की एक महाशक्ति है, उसे महाशक्ति किस आधार पर कहा जाता है, और दूसरा, और एक मैंने बताना भूल गया कि उसका प्रतिद्वंदी भी चीन है, जो कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है। तो यहां पर इन आधारों पर यूएस को दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है, और इन्हीं कारणों से उसकी नजर जो है लगातार एशिया महाद्वीप पर है। उसके बाद हम एक पॉइंट पढ़े, और वो होगा उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। वो हमारा बिंदु है कि अगर हम देखें अमेरिका और भारत के संबंधों को, तो क्लास के आरंभ में मैंने सबसे पहले कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो चार पार्ट जो है उसमें पहला मैंने कहा, नंबर एक जो कहा वो था स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले। भारत की आजादी से पहले की बात करें तो भारत की आजादी से पहले भारत अमेरिका संबंध जो वो थे सहयोगात्मक एवं समन्वयपूर्ण संबंध थे, या मैं सहानुभूतिपूर्ण संबंध थे। यहां सहयोगात्मक का मतलब क्या होगा कि स्वतंत्रता से पहले भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, और जब भारत आजाद हुआ है उस समय अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका है। मतलब 1947 के आसपास की बात करें तो अमेरिका एक सुपर पावर था और भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था, इसलिए बराबर का दर्जा नहीं था। इवन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने भारत का सहयोग किया, ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि आप उपनिवेशों का सहयोग प्राप्त करें। इसलिए भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था, जो कैबिनेट मिशन आया था, उसको भेजने में कहीं ना कहीं यूएस की भूमिका थी। उसको मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में बताऊंगा। कहने का मतलब है कि आजादी से पहले
भारत चूंकि एक गुलाम राष्ट्र था, तो उसके प्रति, भारत के प्रति अमेरिका का रवैया सहयोगात्मक एवं समन्वयपूर्ण था। अब उसके बाद हम चलें और देखें 1950 से 1990, इसमें संबंध सामान्य रहे, लेकिन सामान्य संबंधों में कड़वाहट ज्यादा थी, और उस कड़वाहट से अगर ओवरऑल देखें हम तो तनाव था। कब तक? 1950 से 1990 तक। अब आप, या मैं ऐसे कह दूं कि 1950 से 1990 के मध्य भारत यूएसए संबंध इतने अच्छे नहीं थे। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1990 से पहले मात्र 3 राष्ट्रपति भारत में आए, लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद में, और स्पेशली वर्ष 2000 से देखेंगे, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, और ये न केवल आए हैं बल्कि इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को एक बराबर का दर्जा दिया है। और मोदी सरकार के बाद तो भारत अमेरिका संबंधों में एक नई ऊंचाई दिखाई देती है, और वो ऊंचाई मित्रता की ओर लेकर जा रही है, जो भारत के लिए बेहतर माना जा सकता है। तो 1950 से 1990 के बीच में इंडिया यूएस संबंध इतने अच्छे क्यों नहीं रहे? तो उसका पहला पॉइंट मैं बताऊं आपको, तो नंबर 1, कश्मीर एवं पाकिस्तान। तो पहला पॉइंट जो समझना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू था, उसमें अमेरिका का झुकाव आरंभ से लेकर 1990 तक लगभग पाकिस्तान की ओर रहा, और पाकिस्तान उसका, अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बना, इसलिए भारत अमेरिका संबंध अच्छे नहीं हुए। दूसरा, भारत का झुकाव यूएसएसआर की ओर था, और भारत का झुकाव जो यूएसएसआर की ओर हुआ, उससे अमेरिका ने भारत को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा कि भारत का झुकाव साम्यवाद की ओर है, जबकि ऐसा था नहीं। हां, यह सत्य है कि 1950 से 1990 तक हमारा सबसे मजबूत दोस्त सोवियत संघ था। तीसरा पॉइंट होगा, आपको पता है कि 1955 का जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था, इसको पढ़ेंगे अलग से, और 1961 में जो नेम का पहला सम्मेलन हुआ, मतलब गुट निरपेक्ष, न हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और न हम सोवियत गुट में शामिल होंगे, और उस समय बना था नेम, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण भी अमेरिका ऐसा मानता था कि गुट निरपेक्षता की स्थापना ही इसलिए की गई है ताकि यूएसएसआर को मदद पहुंचाई जा सके। इसलिए यह बिंदु भी दोनों के मध्य तनाव को पैदा करता है। फिर उसके बाद चौथा होगा एनपीटी, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, और सीटीबीटी, ये 2 संधियां थी, इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं की, और न केवल साइन किए बल्कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उससे भी अमेरिका नाराज हुआ। एक आपको बताऊं, हमने बांग्लादेश वाले पॉइंट पढ़ा था कि 1971 में इंडिया यूएसएसआर एक हिस्टोरिकल संधि हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यदि भारत या सोवियत संघ में से किसी एक पर हमला होता है तो वह हमला दोनों पर माना जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका आया तो भारत के पक्ष में यूएसएसआर आएगा, और इस बिंदु ने भी कहीं ना कहीं भारत अमेरिका संबंधों में एक प्रकार के तनाव को पैदा किया। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर क्या 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और 1971 का जो बांग्लादेश क्राइसिस पैदा हुआ था, उसमें भी अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, इसलिए भी भारत अमेरिका संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति रही, कड़वाहटपूर्ण स्थिति रही, बेहतर संबंध नहीं रहे। ये मोटे मोटे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि 1950 से 1990 के बीच में संबंध ज्यादा बेहतर क्यों नहीं रहे। और एक चीज आप
बहुत ध्यान से याद रखना कि अमेरिका उस देश के साथ ज्यादा बेहतर संबंध स्थापित करता है जो आर्थिक रूप से उसके लिए बहुत लाभदायक हो। और आर्थिक रूप से हमारी स्थिति बहुत बेहतर हुई है वर्ष 2000 के बाद। इसलिए वर्ष 2000 के बाद ही भारत अमेरिका संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। मतलब अमेरिका जिसके साथ संबंध स्थापित करेगा उसकी पहली शर्त होगी कि वह देश उसके अर्थव्यवस्था को सहयोग करता हो, मजबूती प्रदान करता हो, तो उसके साथ वो बेहतर संबंध स्थापित करता है। या फिर वो उसका सामरिक सहयोगी हो, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर हो। जैसे पाकिस्तान भूखा देश था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में अमेरिका का सहयोग किया और पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर बहुत पैसा अमेरिका से लिया है। ये जग जाहिर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अफ पाक पॉलिसी में, अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी के अंदर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। पहला मैंने कहा था स्वतंत्रता से पहले संबंध थे सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण। 1950 से 1990 तक संबंध सामान्य रहे, सामान्यतः कड़वाहट रही या तनाव रही, जिसके कारण निम्नलिखित थे। अब उसके आगे बढ़े हम 1990 के बाद आफ्टर 1990। अब आप देखोगे 1990 से 2000 के मध्य अगर भारत अमेरिका संबंधों को अब देखें तो संबंध जो है वो बेहतर होना शुरू हुए, बेहतर होना शुरू हुए। अब आपको सर 1990 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होना क्यों शुरू हुए? तो उत्तर होगा परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस। कैसे? नंबर 1, भारत और अमेरिका के बीच में अगर संबंधों में कड़वाहट का जो पहला कारण था अमेरिका की साइड से, वो था यूएसएसआर। मतलब भारत का सबसे अच्छा दोस्त यूएसएसआर था और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यूएसएसआर था। इसलिए भारत अमेरिका संबंध अच्छे नहीं रहे। लेकिन 1990 के दशक में यूएसएसआर का विघटन हो गया। यह घटना है दिसंबर 1991 की। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ एक सुपर पावर नहीं रहा और उसका उत्तराधिकारी देश रूस 1990 के दशक में उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इस मुद्दे के कारण भारत अमेरिका संबंधों में तनाव कहीं ना कहीं था, वो खत्म हो गया या न के बराबर हो गया। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा भारत में आर्थिक संकट पैदा होना, इकोनॉमिक क्राइसिस। आप लोग ध्यान रखना, भारत की आजादी के बाद से भारत में अगर सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हुआ है वो इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 के दशक में पैदा हुआ। अतः उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारत ने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई, जिसमें से एक थी लुकिस्ट पॉलिसी, जिसके तहत हमने आसियान के साथ संबंध स्थापित किए। एक होगी वेस्ट पॉलिसी, जिसके तहत भारत अब यूएसएसआर के उत्तराधिकारी रूस की तुलना में अमेरिका को वरीयता देने लग जाएगा। इसलिए भारत अमेरिका संबंध बेहतर होना शुरू होंगे। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा 1990 के दशक में ही एक नया दौर शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बना दिया। जब ओपन इकोनॉमी बनेगी तो भारत जैसे देश पर भी दबाव रहेगा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले, और यहीं पर एक मनमोहन मॉडल लागू होगा जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, और भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेगा। तो पहला यूएसएसआर का विघटन, भारत में आर्थिक संकट का पैदा होना, भूमंडलीकरण का एक नया दौर। चौथा, भारत जापान मित्रता। भारत की मित्रता जापान के साथ होगी और जापान अमेरिका का सबसे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये वो पॉइंट्स होंगे, मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको बताए जिसके कारण भारत अमेरिका संबंध जो है वो बेहतर होना शुरू होंगे। अब हम देखें
कि 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद संबंध न केवल बेहतर हो गए हैं बल्कि संबंध बराबरी के हो गए हैं। तो बराबरी के संबंध तब होते हैं, आप मान लीजिए ये अमेरिका है और ये भारत है, तो जितनी आवश्यकता अमेरिका को भारत की होगी उतनी आवश्यकता भारत को अमेरिका की होगी। तो इस स्थिति में जो रिलेशंस होंगे वो बराबर के बनने लग जाएंगे। इसलिए वर्ष 2000 के बाद भारत अमेरिका संबंध बहुत बेहतर होना शुरू हुए। अब सबसे पहले हम देखें कि भारत अमेरिका संबंध क्यों बेहतर हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखें कि भारत के लिए यूएसए का महत्व क्या है। मतलब अगर भारत अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करता है, भारत के लिए यूएसए का महत्व क्या है, किन कारणों से भारत लगातार अमेरिका पे नजर बना के रखता है। तो उसका कुछ पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे कि भारत की नजरें लगातार यूएसए की ओर क्यों रहती है। उसका पहला बिंदु जो होगा वो होगा आर्थिक। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक। और आर्थिक में क्या लिखोगे आप लोग? आर्थिक में लिखोगे कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मजबूत अर्थव्यवस्था है। अतः भारत इस अर्थव्यवस्था के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित कर 21वीं सदी में अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। तो आर्थिक, और आर्थिक में ही एक सब पॉइंट आ जाएगा निवेश, या चाहो तो आप इसको दूसरा पॉइंट बना सकते हो। भारत को वर्तमान में निवेश की सबसे अधिक संभावनाएं हैं ताकि भारत की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा सके, भारत में संचार क्रांति को स्थापित किया जा सके। इसके लिए अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। तो पहला होगा आर्थिक, दूसरा होगा निवेश। और आपको पता होगा भारत अमेरिका जो बायलैटरल ट्रेड है उसका टारगेट हमारा 100 बिलियन के आसपास में है। उसको भी उसके मैं आंकड़े कल बताऊंगा आपको कि लेटेस्ट कितना चल रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होगा, भारत को इस बात का पता है कि एशिया महाद्वीप में उसे अगर सबसे अधिक किसी देश से खतरा है तो पाकिस्तान नहीं है, वो चीन है। और चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस क्रम में चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट को प्रतिसंतुलित करने के लिए, कराकोरम हाईवे निर्माण पर रोक के लिए भारत अमेरिका संबंधों का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरा पॉइंट होगा चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, टू काउंटर बैलेंस टू चाइना, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी जरूरी है। उसके बाद चौथा पॉइंट होगा भारत को हथियारों की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है और ये पूर्ति उसे आधुनिकतम हथियारों की पूर्ति अमेरिका से हो सकती है। पांचवा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान के अंदर भी भारत अमेरिका का सहयोग प्राप्त कर सकता है। छठा, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर की सुरक्षा में भी अमेरिका भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। अमेरिका भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है और ये स्मार्ट सिटी के रूप में है 3 शहर जिनको अमेरिका एस्टैब्लिश करेगा। वो है इलाहाबाद, अमेरिका भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है, वो है इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम तो ये पॉइंट भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए अमेरिका का महत्व क्या है, या भारत लगातार यूएसए के साथ बेहतर संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है। तो उसका पहला पॉइंट होगा आर्थिक, अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरा,
अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए। तीसरा, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए। चौथा, हथियारों की खरीद के लिए। पांचवा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान के लिए। छठा, हिंद महासागर की सुरक्षा और चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट का नया तोड़ ढूंढने के लिए। सातवां, भारत के 3 स्मार्ट सिटीज में व्यापक निवेश के लिए, जो है इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम। 7 पॉइंट के अलावा 8वां पॉइंट आपका होगा ऊर्जा सुरक्षा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसको मैं अलग से टॉपिक लूंगा, अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया है, जिसको 1 to 3 एग्रीमेंट कहा जाता है। 2005 में समझौता हुआ, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन 2008 में होता है। वो क्या था उसके डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा आपको। उसके माध्यम से भारत के परमाणु रिएक्टरों को ईंधन की भी प्राप्ति हुई है। उसके माध्यम से भारत पर लगे प्रतिबंध भी हटे हैं, और बिना एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन किए भारत को अमेरिका ने यूरेनियम की सप्लाई और प्लस तकनीकी देने का जो वादा किया है, उससे वैश्विक स्तर पर भारत पर एक जिम्मेदार देश होने का ठप्पा लगा है, जिसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हमने एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं किए थे। तो वो भी पॉइंट होगा। एक आपको पता होगा, अगर भारत के संबंध अमेरिका के साथ बहुत बेहतर होते हैं, तो उस स्थिति में चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो, चाहे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में सदस्यता का हो, यहां पर भारत को मेंबरशिप मिल सकती है। और हम जानते हैं कि वर्तमान में पिछले 2 सालों में चाहे ऑस्ट्रेलिया समूह हो, चाहे वासेनार व्यवस्था हो, और चाहे एमटीसीआर हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम हो, उसमें मेंबरशिप दिलाने में अमेरिका की भूमिका रही है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और एक पॉइंट होगा हमारा, तो एक आप लिख दोगे यहां पे संगठन के स्तर पर। फिर एक पॉइंट होगा आपका, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि भारत के 3S में अमेरिका अहम रोल अदा कर सकता है। वो 3S कौन से हैं? स्पीड, स्केल और स्किल। ये तीनों मैं आपको कल बताऊंगा। स्पीड, स्केल और स्किल क्या है, उसमें भी अहम भूमिका हो सकती है। इसके साथ साथ भारत के बहुत बड़ी संख्या में एनआरआई अमेरिका में काम करते हैं, और इवन अमेरिका की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रमुख है वो भारतीय हैं, जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिच्चई। इन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और भारत अमेरिका संबंधों को स्थापित करने में अहम रोल अदा किया है। अगर भारत अमेरिका संबंध मजबूत होते हैं, तो निश्चित रूप से इन कंपनियों की जो सर्वा है, वो कम से कम लागत में भारत में नए आयाम स्थापित कर सकता है। जैसे आपको पता होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट मिलकर भारत के कई रेलवे स्टेशन को वाईफाई सेवा देने का वचन दिया है। तो ऐसा कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो अमेरिकन यात्रा पे थे, इनसे मुलाकात की है, ताकि ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके। और इसको उन्होंने एक शब्द दिया था, अगर हमारे अच्छी योग्यता वाले लोग बाहर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। लेकिन जो चले गए, उनसे अगर हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो होता है ब्रेन गेन, GAIN। ये ब्रेन गेन का शब्द किसने दिया है? मोदी सरकार ने दिया है। तो उस पर भी वो भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये बिंदु होगा। और एक लास्ट आप लिख सकते हो सामरिक सहयोग के लिए भी, कि सामरिक सहयोग में भी अमेरिका भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। तो आपसे ये पूछे कि भारत के लिए यूएसए का महत्व क्या है, तो उसका उत्तर ये वाला होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि अमेरिका के लिए, एक आपसे ये पूछे कि अमेरिका के लिए, मतलब यूएसए के लिए भारत का क्या महत्व है।
अमेरिका भारत के साथ बेहतर संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है? यूएसए भारत के साथ बेहतर संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा 20वीं शताब्दी के मध्य से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका 21वीं शताब्दी में भी अपने इस स्टेटस को तभी मेंटेन रख सकता है जब वह विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित करे, उनके बाजारों तक इजी पहुंच बनाए। इस क्रम में वो चीन और भारत के साथ अपने बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहता है। परंतु जिस प्रकार से चीन के साथ उसका तनाव उत्पन्न हो रहा है, वो कोविड-19 को लेकर भी हो सकता है और भी कई मुद्दे हैं। उसके बाद एशिया महाद्वीप में उसके पास निवेश का और आर्थिक संबंधों का सबसे बेहतर विकल्प भारत है, इसलिए वो भारत के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका को पता है कि अगर इस रीजन में अगर उसे टक्कर दे सकता है तो वो है चीन, इसलिए चीन को प्रति संतुलित करने के लिए भी भारत की आवश्यकता है। भारत का मानव संसाधन, भारत के पास एक क्वालिटी वाइज ह्यूमन रिसोर्सेज है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बूम देने में रोल अदा कर सकता है। चौथा जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट जो होगा वो होगा हिंद महासागर की सुरक्षा। हिंद महासागर की सुरक्षा। चौथा, पांचवा होगा ऊर्जा में निवेश के लिए वो भारत के परमाणु बाजार में निवेश करना चाहता है। पांचवा, हथियारों को बेचने के लिए भी, हथियारों को बेचने के लिए भी। और ये पॉइंट्स जो है आपको, इसका महत्व थोड़ा कम होगा ये वाला क्वेश्चन, वो वाला जो भारत के पॉइंट्स है वो ज्यादा आएगा। कम से कम इतने बिंदु आपको याद रखने हैं। तो आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्लास यहीं तक है। कल फिर मिलेंगे और अमेरिका के पार्ट 2 के साथ, जिसमें भारत अमेरिका के मध्य कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर तनाव है, उसकी चर्चा करेंगे। एक हम अलग से लेंगे क्लास, जो अभी नहीं, बाद में, वो होगा यूएसए तालिबान जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर। एक कोविड-19 पर क्या एनालिसिस होगा, इसका मैं तैयार कर रहा हूं थोड़ा सा, और हम देखते हैं 15 दिन के बाद कि अमेरिकी पोजीशन क्या आती है, कहां पर उसके लो पॉइंट्स हैं, उसको भी अलग से देखेंगे और भारत का भी उसमें विश्लेषण करेंगे। और बहुत सारे ऐसे नए नए जो एग्रीमेंट्स हैं उसको हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।